आपका फिर से स्वागत करता हूँ। देखो, हम मानव भूगोल वाले चैप्टर सीरीज स्टार्ट कर रखे थे, उसका पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र। मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र, इसके 2 वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिए, ये इसका तीसरा वीडियो है। इसके एक वीडियो और आएगा, उसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में हम मानव भूगोल की प्रमुख विचारधाराएं पढ़ेंगे कि मानव भूगोल की विचारधाराएं कौन कौन सी है, जो 1917 के बाद की बात है। तो उसमें से 3 प्रमुख विचारधाराएं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने कल आपको 5 मिनट में वापस रिवाइज करता हूँ जो पढ़ाया है मैंने। देखो, कल मैंने ना 3 विचारधाराएं पढ़ाई थी। कौन कौन सी पढ़ाई थी? निश्चयवाद पढ़ाया था, संभववाद पढ़ाया था और नवनिश्चयवाद पढ़ाया था। मैंने संभववाद और निश्चयवाद और नवनिश्चयवाद तीनों के बारे में मैंने कंपैरिजन करके बताया था कि इन विचारधाराओं में क्या है। हम सबसे पहले बात करते हैं निश्चयवाद की। निश्चयवाद को नियतिवाद भी कहते हैं इसे। निश्चयवाद, इसमें मानव का प्रकृतिकरण। इसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था कि मानव गुलाम होता है और प्रकृति राजा होती है। यानी मानव के पास तकनीक का ज्ञान नहीं था, आदिम समाज था मानव, इसला करतियां, पर्वत, पठार और मैदान हुआ करती थी। इसके अलावा मानव को किसी भी प्रकार की ज्ञान नहीं था, वो प्रकृति के अनुसार ही अपना जीवन यापन करता था। प्रकृति उसको जैसा रखती थी, मानव उसी समान रहता था। तो ये विचारधारा कौन कौन सी थी? निश्चयवाद थी। ये विचारधारा 18वीं सदी में जर्मनी में, जिसको देने वाले थे फ्रेडरिक रेडजेर महोदय थे, उन्होंने इस विचारधारा को प्रतिपादित किया था। कौन सी का ध्यान रखना? निश्चयवाद का। निश्चयवाद विचारधारा ध्यान रखना, ये आदिम सबसे पहली विचारधारा है। उसके बाद में आती है संभववाद विचारधारा, जो निश्चयवाद से बिल्कुल क्या है? विपरीत है। इस विचारधारा में क्या होता है कि प्रकृति क्या होती है? गुलाम होती है, मानव क्या होता है? राजा होता है। मानव के पास तकनीक का ज्ञान होने लग जाता है, ध्यान रखना, और मानव स्वतंत्र होता है, और स्वतंत्र होकर मानव प्रकृति में कुछ भी परिवर्तन रखने की क्षमता रखता है। तो राजा कौन होता है? इसमें मानव होता है, प्रकृति क्या होती है? इसमें गुलाम होती है। प्रकृति द्वितीय होती है, मानव क्या होता है? प्राथमिक होता है, इसके अंतर्गत प्रथम होता है। ये आप याद रखना, तकनीकी के कारण मानव इसमें क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। तीसरी विचारधारा याद रखना, संभववाद के जो जनक भी याद रखना, विडिला ब्लांस महोदय, जो फ्रांस के निवासी है। उसके बाद तीसरी विचारधारा थी नवनिश्चयवाद, जिसका दूसरा नाम था रुको और जाओ विचारधारा। रुको और जाओ, इस विचारधारा के प्रतिपादक भी याद रखना आप, ग्रिफिथ टेलर साहब थे। ग्रिफिथ टेलर ने इस विचारधारा को प्रतिपादित किया था। उन्होंने कहा कि ना ही संभववाद है, ना ही निश्चयवाद सर्वोपरि है, दोनों ही नहीं है, दोनों आपसी स्वभाव, आपसे एक दूसरे पर निर्भर है। और उसी के अनुसार उन्होंने एक विचारधारा निकाली थी जिसका नाम था नवनिश्चयवाद, जिसको हम रुको और जाओ विचारधारा भी कहते हैं। अब उसके बाद में हमें पढ़ना है क्या? मानव भूगोल की प्रमुख विचारधारा 1970 के दशक की है लगभग। ये 3 विचारधाराएं प्रमुख कौन कौन सी है? देखो, यहाँ सबसे पहले बात करते हैं कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा। याद रखना है, कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा। इस विचारधारा का संबंध मुख्यतः लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से हैं। कल्याणपरक का मतलब मानवतावादी विचारधारा, कल्याणपरक लोगों की ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण करना। लोगों का कल्याण किस प्रकार से किया जा सकता है? लोगों को आवास उपलब्ध कराया जा सकता है, उनको बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है, उनका स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा सकता है। ये वही बात है, इसी के आधार पर, यानी ज्यादा से ज्यादा मानव का क्या हो? कल्याण हो। ऐसी विचारधारा 1970 के बाद में आई। इससे पहले मानव की स्थिति बहुत ही घटिया किस्म की थी, हालत खराब थे। तो एक नवीन विचारधारा 1970 के बाद में, वो कौन सी थी? कल्याणपरक विचारधारा थी, जिसको मानवतावादी विचारधारा कहते हैं, जिसमें मानव कल्याण के बारे में ध्यान रखा गया है। देखो, इस विचारधारा का संबंध मुख्यतः लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों में। सामाजिक यानी मानव समाज है, मानव, इस मानव को का कल्याण करना है। यानी कल्याणप्रद का मतलब होता है इसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, इसके अलावा चिकित्सा सुविधा, शिक्षा, इसके अलावा आवास, रोजगार, ये सारी की सारी चीजें, ये मानव को, अगर ये सारी चीजें, तो मानव का कल्याण आसानी से हो सकता है। अगली विचारधारा आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा कहते हैं हम जिसे, यानी परिवर्तनवादी विचारधारा कह सकते हैं। आमूलवादी का मतलब तात्पर्य परिवर्तनवादी होता है, वैसे रेडिकल यानी परिवर्तनवादी। देखो, एक रेडिकल वो भी होता है, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि जो मॉडरेट, जो धीरे धीरे परिवर्तन करना चाहते हैं, उसी की बात है। आमूलवादी विचारधारा का तात्पर्य क्या होता है? इस विचारधारा में निर्धनता का तात्पर्य होता है गरीबी, ध्यान रखना। निर्धनता के कारण, इस विचारधारा में एक तो निर्धनता के कारण,
एक बंधन और एक सामाजिक असमानता की व्याख्या की गई है। यानी कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है इस विचारधारा के लिए। क्या लिखा गया है इसको? आमूलवादी विचारधारा एक तो गरीबी के कारण, एक बंधन और एक सामाजिक असमानता की व्याख्या की है। आपको होता है मार्क्सवादी थ्योरी आपने पढ़ा होता है, कार्ल मार्क्स ने एक थ्योरी दी थी समाजवादी विचारधारा या साम्यवादी विचारधारा की बात करें तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि सारा का सारा संपत्ति मजदूर वर्ग के हाथ में होनी चाहिए, यानी पूंजीवाद के सख्त खिलाफ था। इन्होंने कहा कि अगर पूंजीवाद है तो अमीर और गरीब की खाई और बहुत बड़ी हो जाएगी, अमीर और अमीर हो जाएगा, गरीब और गरीब हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने सब कुछ किसके हाथ में दे दिया? मजदूरों के हाथ में। ऐसी विचारधारा किसकी है? कार्ल मार्क्स की। इसी विचारधारा से उन्होंने कहा कि सामाजिक असमानता को क्या किया जा सकता है? खत्म किया जा सकता है। आपने साम्यवादी विचारधारा के बारे में पढ़ा होगा। इसको रेडिकल या आमूलवादी विचारधारा या परिवर्तनवादी विचारधारा कहते हैं। इस विचारधारा का सीधा सा संबंध है कि निर्धनता की गरीबी, बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए इस विचारधारा में किसके सिद्धांत का उपयोग किया गया है? कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। आपको सीधा सा प्रश्न ये पूछा जाएगा कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग कौन सी विचारधारा में किया गया है? तो आपको याद रखना रेडिकल आइडियोलॉजी या आमूलवादी विचारधारा के बारे में, यह आपको विशेष तौर पर याद रखना। आगे देखो इसमें क्या है, समकालीन सामाजिक समस्याओं, यानी उस समय की सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद के विकास से है। उन्होंने कहा कि या तो वर्तमान समय की बात करें हम, या वर्तमान में जो भी समस्या आ रही है, सामाजिक समस्या आ रही है जिससे सामाजिक असमानता, निर्धनता, बंधन, इसका सबसे बड़ा कारण है पूंजीवाद। मैंने कहा कार्ल मार्क्स पूंजीवाद के सख्त खिलाफ था। कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी, द दास कैपिटल आपने पढ़ा होगा, नाम सुना होगा इसके बारे में। कार्ल मार्क्स ने सीधा सीधा किसको टारगेट किए? सामाजिक जो समस्या है, उन्होंने कहा है ना कि सारी की सारी सामाजिक समस्याएं, गरीबी, बेरोजगारी, निर्धनता, इसके अलावा आवास की कमी होना, सारी समस्याओं की जड़ कौन होता है? पूंजीवाद। पूंजीवाद की वजह से एक गरीब या मजदूर वर्ग पैदा होता है, ऐसा वर्ग जिनके पास आवश्यकता की कोई भी चीजें नहीं है। ऐसी विचार देने वाले कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। उन्होंने पूंजीवाद का सब क्या किया? विरोध किया। देखो पूंजीवाद क्या है, मैं आपको इस नाम से बता देता हूं। पूंजीवाद एक होता है साम्यवाद, आपने समाजवाद का भी नाम सुना होगा। पूंजीवादी विचारधारा जहां पर सब कुछ निजी व्यक्ति के हाथ में या संस्था के हाथ में होता है। साम्यवादी विचारधारा के अंतर्गत सरकार के हाथ में या किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं होता है। इसीलिए इसमें एक व्यक्ति विशेष बहुत अमीर हो सकता है, यानी उसके पास सारे के सारे संसाधन एक व्यक्ति के हाथ में हो सकता है, जबकि साम्यवाद में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जितनी भी सामाजिक समस्याएं पैदा हुई है इस पृथ्वी पर, उस सारी समस्याओं का कारण एक ही है, वो है क्या? पूंजीवाद। तो आप में इसमें क्या याद रखना है? आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा में क्या याद रखना है कि निर्धनता के कारण यानी गरीबी के कारण और बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए किसका सिद्धांत उपयोग लिया जाता है? कार्ल मार्क्स का याद रखना। इसके अलावा समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध किससे है? तो सामाजिक पूंजीवाद के विकास से ध्यान रखना। पूंजीवाद के विकास के कारण ही गरीब और अमीर की खाई में क्या है? चोरी हुई है, इसकी वजह से सामाजिक समस्या उत्पन्न हुई है। ठीक है। अगला व्यवहारवादी विचारधारा, ध्यान रखना इस विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ मानवीय जातीयता, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के दिक्कत बोध पर ज्यादा जोर दिया था। यानी व्यवहारवादी विचारधारा क्या कह रही है कि प्रत्यक्ष अनुभव के साथ मानवीय जो जातीय, आपको पता है जाति, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक संवर्गों में, इस पर इन्होंने ज्यादा जोर दिया है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। व्यवहारवादी विचार मानव भूगोल के उपक्षेत्र पढ़ेंगे, क्षेत्र और उपक्षेत्र। इसके देखो क्षेत्र और उपक्षेत्र के बारे में याद रखना, 5-6 इसके क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं अब याद रखना? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। ये तीन नाम तो आपको वैसे याद रखते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसके अलावा जनसंख्या, जनसंख्या कहाँ निवास करती है? आवासों में। बहुत सारे आवास कहाँ होते हैं? नगरों में होते हैं। तो ये 6 नाम याद रखने हैं आपको। कौन कौन से नाम याद रखने हैं? देखो सबसे पहले याद रखना है सामाजिक भूगोल। सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया और आर्थिक हो गया। 3 नाम आपको वैसे याद है, एक तो हो गया सामाजिक, एक हो गया राजनीतिक, एक हो गया आर्थिक भूगोल। इसके अलावा आपको याद रखनी है जनसंख्या। जनसंख्या कहाँ निवास करती है? आवासों में। तो जनसंख्या भूगोल हो गया और आवास भूगोल। बहुत सारे आवास कहाँ रहते हैं? सबसे ज्यादा आवास कहाँ रहते हैं? नगरों में। तो नगरीय भूगोल हो गए। तो टोटल 6 नाम याद रखें, आर्थिक भूगोल, इसके अलावा जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल, राजनीतिक भूगोल, नगरीय भूगोल और सामाजिक भूगोल। सबसे पहले सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र की बात करते हैं। एक मानव भूगोल में समाज के उससे रिलेटेड ही चीजें, वही क्षेत्र है इसके। एक तो व्यवहारवादी भूगोल, नाम याद रखना। व्यवहारवादी भूगोल सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल।
व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, आवास का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। ये आपको नाम याद रखने हैं 6 के 6। जो ये 6-7 नाम दे रखे हैं, व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग का भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल। किससे रिलेटेड है? सामाजिक भूगोल से रिलेटेड है। ये राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल, दो ही नाम याद रखने हैं, निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। निर्वाचन भूगोल और सैन्य। इसके अलावा आर्थिक भूगोल, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, तीन की है ना उपक्षेत्र याद रखने हैं, यानी तीन के उपक्षेत्र। आर्थिक भूगोल में कौन कौन से उपक्षेत्र हैं? संसाधन भूगोल है, ध्यान रखना, रिसोर्स ज्योग्राफी। मैं बताऊं इससे रिलेटेड संसाधन, बहुत सारे संसाधन होते हैं, मृदा संसाधन, वन संसाधन, वनस्पति संसाधन होते हैं, खनिज संसाधन होते हैं, ऊर्जा संसाधन होते हैं। उससे रिलेटेड जितनी भी चीजों का अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है? संसाधन भूगोल। और संसाधन भूगोल जो उपक्षेत्र है वो किसका है? आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। इसके अलावा कृषि भूगोल। अब कृषि से रिलेटेड सारी चीजों का अध्ययन किसमें किया जाता है? कृषि भूगोल में। विपणन भूगोल, विपणन भूगोल में विपणन इसका अध्ययन किया जाता है। उद्योग भूगोल में उद्योग का अध्ययन किया जाता है। पर्यटन भूगोल में पर्यटन का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। इस ऐसे मिलाकर आपको याद रखने मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। मानव भूगोल के क्षेत्र वापस 5 नाम 6 नाम याद रखने, कौन कौन से? राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया और सामाजिक हो गया। ये 3 नाम याद रखना, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, इन तीनों के ही उपक्षेत्र याद रखना। इसके अलावा कौन सी है? जनसंख्या हो गया, आवास हो गया और कौन सा हो गया इसके अलावा? नगरीय भूगोल हो गया। तो ये 5-6 इसके मानव भूगोल के उपक्षेत्र क्षेत्र है, सॉरी। और इसके अलावा उपक्षेत्र याद रखना, सामाजिक भूगोल के साथ व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल। राजनीतिक भूगोल में निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल है। इसके अलावा आर्थिक भूगोल में ध्यान रखना, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, विपणन भूगोल, उद्योग भूगोल, पर्यटन भूगोल। इनके 2-2 3-3 नाम याद रख लेना आप। ठीक है, अगली वीडियो में इसके जस्ट अगला एक वीडियो हो रहेगा जिससे पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं इसके प्रश्न उत्तर करवाने की कोशिश करूंगा।